नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम केयर्स भारत सरकार का फंड नहीं, इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं मान सकते, पीएमओ ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं और इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं मान सकते। पीएमओ के अफसर सचिव की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है और यह भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य विधानमंडल के कानून के तहत नहीं बनाया गया है। पीएमओ ने समन्वयक गंगवाल की ओर से दायर याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड घोषित करने की मांग की थी। हलफनामे में कहा गया है कि ट्रस्ट के कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पीएमओ ने आगे कहा कि पीएम केयर्स फंड केवल व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से स्वैच्छिक दान स्वीकार करता है। ये किसी भी बजटीय प्रावधान या लोक उपक्रम के बैलेंस शीट से आने वाले पैसे को स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोरबी ब्रिज हादसे में आरोपी ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने कोर्ट में सरेंडर किया, जेल भेजा गया। जी हां दोस्तों, मोरबी ब्रिज हादसे में आरोपी ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने मंगलवार को मोरबी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। इसी महीने गुजरात पुलिस ने इस केस में 1262 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। ब्रिज गिरने के मामले में जयसुख पटेल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। 24 जनवरी को गुजरात के एक कोर्ट ने पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 30 अक्टूबर 2022 को हुए मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस वजह से यूके ने किया सम्मानित। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए हाल ही में लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि इस अवार्ड को लेने के लिए पूर्व पीएम ब्रिटेन नहीं पहुंचे, लेकिन यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ NISAU यूके द्वारा दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपा जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। भारत में ब्रिटिश काउंसिल और यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स का आयोजन किया जाता है, जहां ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। इसी दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आरजेडी के सीनियर नेता ने शराबबंदी को बताया दलितों पर अत्याचार वाला कानून, सरकार को दी नसीहत। जी हां दोस्तों, बिहार में जारी शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सरकार के द्वारा लागू शराबबंदी का विरोध कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो इसे ड्रैकोनियन कानून तक कह दिया है। अब इस पर सवाल उठा रहे हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद नेता उदय नारायण चौधरी। उन्होंने शराबबंदी कानून की आड़ में पासी और मुहस्सर समुदाय पर हो रहे अत्याचार का मामला उठाया। बिहार में शराबबंदी कानून पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर जो सख्ती अपनाई जा रही है, पूरी ताकत से उससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। पासी और मुहस्सर समुदाय के हजारों लोग जेल गए, सब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, सब गरीब और पिछड़े हुए हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए पासी और मुहस्सर समुदाय के लोगों में कैसे जागृति लाई जाए, हमें इस पर बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अडानी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से हो गए बाहर। शेयरों में गिरावट से एक हफ्ते में $35.5 बिलियन घटी नेटवर्थ 84.4 बिलियन डॉलर पर आ गई। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एक दिन में अडानी को $8 बिलियन का नुकसान हुआ। 29 जनवरी को उनकी नेटवर्थ $92.7 बिलियन थी, जो सोमवार को घटकर $84.4 बिलियन पर आ गई। इससे अडानी इंडेक्स में 11वें स्थान पर आ गए हैं। दोस्तों, 20 नवंबर 2022 को अडानी की नेटवर्थ $150 बिलियन पर पहुंच गई थी। वहां से अडानी की नेटवर्थ अभी $65.6 बिलियन नीचे है। वहीं एक हफ्ते में अडानी की नेटवर्थ में $35.6 बिलियन की कमी आई है। दोस्तों, गौतम अडानी का ग्रुप भारत में सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेट करता है। ये ग्रुप भारत का सबसे बड़ा थर्मल कोल प्रोड्यूस और सबसे बड़ा कोल ट्रेडर भी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इज्जत घर का भी नाम बदलकर अमृत सुसु घर कर दो, मुगल गार्डन पर बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किए जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कन्नौज पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो कहूंगा कि इस एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का नाम भी अमृत एक्सप्रेसवे कर दो। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हो सकता है कि हमारा आपका नाम भी अमृत कर दिया जाए। इससे भी बड़ा सवाल है कि कल हमको मंदिर दर्शन नहीं करने दिया, यह बीजेपी के लोग तय करेंगे कि कौन क्या करेगा। मुगल गार्डन का नाम बीजेपी तय करेगी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो काम सपा के हैं उनका भी नाम बदल दो, अमृत म्यूजियम कर दो, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज कर दो, अमृत सुसु घर कर दो। क्यों इज्जत घर नाम रखा हुआ है? पुलिस कस्टडी में हुई बलवंत सिंह मौत के मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग बलवंत सिंह के परिवार की मदद नहीं कर पा रहे हैं। उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी तक नहीं दी गई, जबकि वह उनकी जाति के ही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में ब्लास्ट के बाद गम और गुस्सा, मरने वालों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंचा, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पेशावर की पुलिस लाइंस में सोमवार को हुए फिदायीन हमले में मरने वालों का आंकड़ा 95 हो गया है। मस्जिद में नमाज के दौरान हुए धमाके में घायलों की तादाद भी 221 हो चुकी है। यह आंकड़ा मलबे से निकाले गए लोगों की वजह से बढ़ा है। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा राज्य की राजधानी है। यहाँ के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान ने हमले के बाद आज प्रांत में एक दिन के शोक का ऐलान किया। इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बागची ने मंगलवार को ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि भारत पेशावर में हुए फिदायीन हमले की कड़ी निंदा करता है। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए आई अच्छी खबर, डॉक्टरों ने दी ऋषभ पंत के डिस्चार्ज होने की जानकारी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट के बाद अब अपनी चोट से तेजी से रिकवरी के मोड पर आ गए हैं। पंत को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है कि पंत को जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने रिकवरी के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट करके भी जानकारी दी थी। पंत फिलहाल मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती है, जहां उनकी सर्जरी हुई थी। दोस्तों, बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो इस हफ्ते उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मेडिकल टीम ने अच्छी खबर दी है। पंत ने बीते कुछ दिनों पहले अपने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट कर अपनी रिकवरी के बारे में जानकारी भी दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने नई राजधानी के नाम की घोषणा कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की राजधानी को विशाखापट्टनम हस्तांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि वह अपना कार्यालय विशाखापट्टनम में हस्तांतरित करेंगे। 23 अप्रैल 2015 को आंध्र प्रदेश ने अमरावती को अपनी राजधानी घोषित किया था। फिर 2020 में राज्य ने 3 राजधानी शहर बनाने की योजना बनाई, जिसमें अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल शामिल थे। दोस्तों, मार्च में विशाखापट्टनम होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी संबंधी बैठक को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि वह आने वाले महीनों में बंदरगाह शहर में अपना कार्यालय स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि यहां मैं आपको विशाखापट्टनम में आमंत्रित कर रहा हूं, जो आने वाले दिनों में हमारी राजधानी बनने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेना के अफसरों पर एडल्ट्री के तहत चल सकता है मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एडल्ट्री कानून को असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया था। तब के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा द्वारा वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था, लेकिन उस फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट से एक स्पष्टीकरण मांगा गया था। जानने का प्रयास किया गया था कि क्या 2018 वाला फैसला सेनाओं पर भी लागू होता है, क्योंकि उनका खुद आर्म्ड फोर्स एक्ट होता है, जिसके तहत एडल्ट्री अभी भी जुर्म है। अब दोस्तों, जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने साफ कर दिया है कि 2018 वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्म्ड फोर्सेस को लेकर नहीं था। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि एडल्ट्री को लेकर जो पहले फैसला दिया गया था उसमें सिर्फ आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198(2) पर फोकस किया गया था। कोर्ट को आर्म्ड फोर्सेस एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा करने का कोई मौका नहीं मिला था। वैसे भी इस कोर्ट द्वारा एडल्ट्री का कोई समर्थन नहीं किया गया था। कोर्ट ने तो माना है कि वर्तमान समय में ये एक समस्या हो सकती है। यहां तक कहा गया है कि शादी तोड़ने का कारण एडल्ट्री हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
एयर इंडिया पेशाब कांड में शंकर मिश्रा को जमानत, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला। 6 जनवरी से जेल में था आरोपी। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को उसे 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर छोड़ने का आदेश दे दिया। वह 6 जनवरी से पुलिस कस्टडी में है। दोस्तों, जमानत पर फैसला एडिशनल सेशन जज हरजोत सिंह भल्ला ने सुनाया। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने मिश्रा पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था। दोस्तों, आरोपी शंकर ने पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे में एक महिला पर पेशाब कर दिया था। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हुई दलीलें सुनने के बाद जस्टिस भल्ला ने कहा था कि जांच एजेंसी ने जिस गवाह का नाम लिया है वह उसके पक्ष में ही गवाही नहीं दे रही है। दोस्तों, डीजीसीआई ने इस घटना के बाद एयरलाइन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बारिश बर्फबारी कोहरे पर आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का नया अपडेट। जान लीजिए दिल्ली से हिमाचल तक के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों को बारिश से राहत मिल गई है। मौसम विभाग की माने तो आज से अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 2 फरवरी से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसका असर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस कारण से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बारिश या बर्फबारी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 से 4 फरवरी तक नजर आएगा। इस दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में तापमान में 2 फरवरी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पठान ने 5 दिन में 540 करोड़ कमाए। शाहरुख बोले, पिछले 4 दिन में बीते 4 साल भूल गया, मैं तो दूसरा बिजनेस सोच लिया था। जी हां दोस्तों, पठान की जबरदस्त सफलता के बाद सोमवार को पहली बार शाहरुख खान मीडिया के सामने आए। साथ में दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम और फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी थे। शाहरुख खान फुल मस्ती के मूड में थे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि पिछले 4 साल में मैंने बच्चों को बड़ा होते देखा, खाना बनाना सीखा, फिल्मों से अलग एक दूसरा बिजनेस प्लान भी सोचा कि अगर फिल्में नहीं चली तो रेड चिलीज फूड ईटरी के नाम से रेस्तरां खोलूंगा। शाहरुख खान ने कहा कि फिल्म अच्छा बिजनेस करती है तो खुशी होती है। पठान रिलीज के पिछले 4 दिनों में मैं गुजरे 4 साल भूल गया हूं। वहीं जॉन इब्राहिम का कहना है कि आदित्य चोपड़ा की वजह से पठान इतनी बड़ी हिट हो पाई है। सबको लगता है कि मैं एक्शन हीरो हूं, लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूं कि शाहरुख इस देश के सबसे बड़े एक्शन हीरो हैं। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। 81 साल के आसाराम को रेप केस में उम्र कैद। सूरत की शिष्या से आश्रम में किया था दुष्कर्म। 10 साल पहले दर्ज हुई थी एफआईआर। जी हां दोस्तों, सूरत की एक महिला से रेप के मामले में 81 साल के आसाराम को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दे दिया। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को यूपी की एक नाबालिग युवती से रेप के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से वह जोधपुर की जेल में बंद है। दोस्तों, 10 साल से जेल में बंद आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का यह मामला 22 साल पुराना है। तब अक्टूबर 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के मुताबिक महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया। महिला तब आसाराम के आश्रम में थी। मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन तेजी में बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 49 अंक बढ़कर 59,549 पर बंद। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 49 अंकों की तेजी के साथ 59,549 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 13 अंकों की तेजी के साथ 17,662 के स्तर पर पहुंच गया। दोस्तों, लगातार दूसरे कारोबारी दिन मार्केट में यह तेजी आई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स, आइसर मोटर्स, बीपीसीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील समेत निफ्टी 50 के 24 शेयरों में तेजी रही। बजाज फाइनेंस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा, सिप्ला, एशियन पेंट और डिविस लैब समेत निफ्टी के 25 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों, एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे। बजट से
पहले सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। जान लीजिए क्या है दाम। जी हां दोस्तों, बजट के एक दिन पहले मंगलवार को यानी कि 31 जनवरी 2023 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोना यानी कि 24 कैरेट सोना 105 रुपए की गिरावट के साथ 56,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दोस्तों, पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,885 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत भी 380 रुपए की गिरावट के साथ 68,418 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश। 2023-24 के लिए जीडीपी 6.5% रहने का अनुमान। बेरोजगारी दर कम होकर 7.2% हुई। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया गया। यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7% है। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वे के अनुसार पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया भर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सर्वे में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी अनुमान, महंगाई दर अनुमान, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे की जानकारी भी शामिल होती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स का बाजार 10,000 करोड़ के पार पहुंचा। पिछले 5 साल में घरेलू बाजार में आया हर 5वां ब्यूटी प्रोडक्ट पुरुषों के लिए। जी हां दोस्तों, खूबसूरत दिखने के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल महिलाओं तक सीमित नहीं रह गया है। अब पुरुषों के बीच भी इन प्रोडक्ट्स का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, यही कारण है कि देश में पुरुषों के लिए खास ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग बढ़ती ही जा रही है। बीते 5 साल में लॉन्च हुआ हर ब्यूटी प्रोडक्ट पुरुषों के इस्तेमाल के लिए था, हर 5वां ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसके चलते मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स का घरेलू बाजार 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर निकल गया है। दोस्तों, कंज्यूमर रिसर्च कंपनी मिंटेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2017 से जुलाई 2022 के बीच भारत में लॉन्च होने वाले 20% बीपीसी यानी कि प्रोडक्ट खास तौर पर पुरुषों के लिए थे। इस मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत ने चीन और जापान को पीछे छोड़ दिया है। चीन में यह आंकड़ा 15% और जापान में 10% है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि दफ्तरों में महिलाओं की संख्या बढ़ने से पुरुषों में आकर्षक दिखने का चलन बढ़ा है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। मुर्मू बोली, देश में बिना डरे फैसला लेने वाली सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक का आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी किया जिक्र। जी हां दोस्तों, संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। उन्होंने 1 घंटे 2 मिनट तक चले अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है जहां गरीबी न हो और मध्यम वर्ग वैभव से मुक्त हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी करने की बात कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात कही तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का जिक्र भी किया। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदन में तकरार के साथ तकदीर भी होनी चाहिए। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है। हम बहुत अच्छी तरह मंथन करके देश के लिए अमृत निकालेंगे। हमारे देश के बजट पर दुनिया की नजर है। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें होंगी। हमारा लक्ष्य देश पहले, देशवासी पहले होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। कर्नाटक कांग्रेस दिखाएगी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। कहा, कश्मीर फाइल्स की तरह इसे भी पूरे देश में दिखाना चाहिए। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी पर बनी विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का अब कर्नाटक कांग्रेस भी मैसूर में अपने कार्यालय के परिसर में प्रदर्शन करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए केपीसीसी के प्रवक्ता एम लक्ष्मण ने कहा कि बीबीसी ने सच्चाई पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की तरह इस डॉक्यूमेंट्री को भी पूरे देश में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मैं देश के लोगों से डॉक्यूमेंट्री देखने का अनुरोध करता हूं। डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि बीबीसी एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश संगठन है। यह बिना किसी के प्रभाव में आए काम करता है। दोस्तों, बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली पर निशाना साधते हुए लक्ष्मण ने आगे आरोप लगाया कि जारकीहोली और उनके गिरोह ने 1988 में एक आबकारी निरीक्षक इंगलगे को गोली मार दी थी। इंस्पेक्टर को AK-47 राइफल से गोली मारी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 1994 में भी गोकक के सरकारी मिल में रमेश जारकीहोली के नेतृत्व में हत्याएं की गई। उन्होंने आरोप लगाया
कि लोगों को 35 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए जारकी होली परिवार से सहमति लेनी थी। वहीं दोस्तों लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि अगर लोगों ने सहमति के बिना संपत्तियां बेची तो उन्हें हत्याचार और बलात्कार के मामलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने 300 आम लोगों पर ऐसे मुकदमे दर्ज कराए जिन्होंने आरोप लगाया कि रमेश जारकी होली पहले जहरीली शराब बेचते थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं उन व्यक्ति का नाम जिनको कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।